तो आज की इस क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर जीएसटी। जब आप एक अकाउंटेंट है, आपको बिल बनाने पड़ते हैं, सेल बिल बनाने पड़ता है। तो मैं आज की इस क्लास में आपको जो सिखाने वाला हूँ, तो आप कभी भी बिल बनाते वक्त गलती नहीं करेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जीएसटी में आप सबको पता है कि इंटर स्टेट सप्लाई पर अलग तरह के टैक्स लगते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर अलग तरह के टैक्स लगते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे आपको टैक्स नहीं लगता, या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ता है। तो आज हम ऑलमोस्ट सारी तरीके की सप्लाई को कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं हेडिंग्स को समझा देता हूं। मैं यहाँ सीरियल नंबर लिखता चलूंगा, जैसे इस तरह से मैं सीरियल नंबर लिखता जाऊंगा और अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स को समझाता चलूंगा। सप्लायर, सप्लायर यानी जीएसटी में सप्लायर हम किसको कहते हैं? जो सेल करता है, सेलर होता है ना, जो माल बेचता है, जो गुड्स की सर्विस करता, जो गुड्स बेचता है, सर्विस बेचता है, जो सेल करता है उसको सप्लायर कहते हैं। और सप्लायर की जो लोकेशन होती है, जैसे आज मैं यहाँ पर उदयपुर से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जो लोकेशन है वो उदयपुर है, तो उसे कहते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो इसे शॉर्ट में कहते हैं एलओएस। क्या कहते हैं? एलओएस। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट वो व्यक्ति होता है जो गुड्स को या सर्विसेज को खरीदता है ना। तो रेसिपिएंट जिस जगह, उसकी जो जगह होती है, मान लो आज मान लो मेरा कोई व्यापार है, गुड्स का व्यापार है, और मान लो मैंने कोई गुड्स किसी ऐसे व्यक्ति को बेचे, कोटा का व्यक्ति है वो सामने वाला, है ना, राजस्थान का, कोटा, कोटा का। तो एल ओ आर रेसिपिएंट की लोकेशन, एल लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, उसको हम रेसिपिएंट की लोकेशन मानेंगे, है ना, वो जहां का होगा वो। और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है इस बेचने वाले ने उसको कहाँ बेचा। देखिए, अगर वो बंदा कोटा से यहाँ आया उदयपुर में और मेरे से, मेरी ही बिजनेस प्लेस से माल खरीदा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर ही होगा। और अगर मैंने उसको कोटा में माल भिजवाया, गुड्स का मूवमेंट किया और उसको वहां जाके डिलीवर किया गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोटा होगा। तो पीओएस कहते हैं इसको, शॉर्ट में क्या कहते हैं? तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, एलओएस, एलओआर और पीओएस। एलओएस यानी सप्लायर की लोकेशन, एलओएस यानी सप्लायर की लोकेशन, एलओआर यानी रेसिपिएंट की लोकेशन, और पीओएस यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। और फिर हम ये देखेंगे कि इस जो पिक्चर बनेगी उस पिक्चर में कौन सा जीएसटी लगेगा, है ना। जीएसटी भी अलग अलग होता है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो जीएसटी लगेगा, ठीक है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को चुकाना किसको पड़ेगा। तो मैं एक कॉलम और आगे यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, गवर्नमेंट को चुकाएगा कौन, ठीक है। तो हम एक कॉलम और बना लेते हैं कि इसमें चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होने वाली है, ठीक है। पेमेंट बाय, जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? बेचने वाला खरीदेगा या खरीदने वाला खरीदेगा? सर कैसी बातें कर रहे हो, खरीदने वाला कभी पेमेंट थोड़ी करता है। जो व्यक्ति किसी चीज को बेचता है वही तो टैक्स लेके सरकार को देता है। बिल्कुल सही, सही कह रहे हो आप। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जहां पर खरीदने वाले को भी पेमेंट करना पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। क्या कहते हैं? तो आज मैं आपको टोटली एवरी कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किन परिस्थितियों में कौन टैक्स देगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मान लो सप्लायर की लोकेशन है उदयपुर। उदयपुर कौन से राज्य में आता है? आपको राज्य का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। राजस्थान, राइट। सप्लायर की लोकेशन अगर उदयपुर है और रेसिपिएंट की लोकेशन अभी अभी मैंने जैसा कि बताया क्या है, कोटा है। कोटा भी किधर आता है? राजस्थान। राजस्थान एक राज्य है। तो अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति दूसरे राजस्थान के व्यक्ति को ही बेच रहा है और मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई कोटा है, आप उसको कोटा ही माल भेज रहे हो, यानी आप राजस्थान से राजस्थान में ही माल भेज रहे हो, तो कौन सा कॉम्बो बनेगा? आप बिल में कौन सा टैक्स जोड़ोगे? सी जीएसटी और एच जीएसटी जोड़ोगे। याद रखिएगा, इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सी जीएसटी और एच जीएसटी लगेगा और कौन चुकाएगा? टैक्स का पेमेंट किसको करना है? सप्लायर को करना है। फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं इसको, एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सप्लायर को टैक्स का पेमेंट करना। कौन सा मैकेनिज्म लगेगा वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरा, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट है तो हो सकता है आप बिल बनाते वक्त गलतियां कर रहे हैं,
तो आप इसको कंप्लीटली अगर सुनेंगे और समझेंगे तो आपसे कभी भी बिल बनाते वक्त गलती नहीं होगी। तो उदयपुर का अगर कोई व्यापारी कोटा के किसी व्यापारी को या किसी भी व्यक्ति को, व्यापारी जरूरी नहीं, कोई व्यक्ति भी हो, उसको आप बेच रहे हो कुछ भी और आप कोटा में जाके बेच रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उदयपुर और कोटा दोनों राजस्थान के अंदर है, यानी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, CGST है, GST लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में ये टैक्स उस सप्लायर को देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है, देखिए अपन यहाँ चार्ज जरूर लिख रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड चार्ज हो, ये अपन इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि रिवर्स चार्ज भी हो सकता है अगर ऐसी कोई नोटिफाइड सप्लाई की जा रही है। तो कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिनकी सप्लाई करने पे खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ सकता है, इसलिए मैं चार्ज को हटा ही देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड चार्ज भी हो, रिवर्स चार्ज भी हो सकता है। अगला कॉन्सेप्ट, अब आप समझिए कि आप उदयपुर के व्यापारी हो जो कि राजस्थान में आता है और सामने वाला व्यापारी नोएडा से है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, याद रखिएगा, और आपने उसको सप्लाई भी नोएडा में की है। सॉरी, नोएडा किधर आएगा? यूपी में आएगा। तो अगर आपकी सप्लाई भी यूपी में हुई है तो देखिए, आप राजस्थान के हो, वो बंदा नोएडा से है और आपने उसको नोएडा ही माल भेजा है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कौन सा टैक्स जुड़ेगा? आपको बिल में IGST जोड़ना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? IGST जोड़ना पड़ेगा। और है? नहीं, ओनली IGST, ठीक है, ओनली IGST लगेगा। और देखिए पेमेंट बाई की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर फॉरवर्ड चार्ज हुआ तो सप्लायर पेमेंट करेगा, रिवर्स चार्ज हुआ तो पेमेंट कौन करेगा? रेसिपिएंट, खरीदने वाले को करना पड़ेगा। ठीक है, तो IGST बिल में लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इररिलेवेंट से जो मैंने आगे कॉलम बना लिए थे, मैंने उनको हटा दिया है, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। ऑलराइट, अगला, अगर आप उदयपुर के व्यापारी हो और आपके द्वारा जो गुड्स बेचा जा रहा माल वो नोएडा की पार्टी को बेचा जा रहा है, लेकिन वो पार्टी ने आपसे माल उदयपुर में आके ही लिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उदयपुर ही रहना इस केस में। तो याद रखिएगा, हम किसी को भी बेचें, वो कहीं का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है आप उसको बेच कहाँ रहे हो, वो मायने रखता है। तो ऐसे में अगर आप उदयपुर में ही बेच रहे हो, भले ही आप नोएडा की पार्टी को बेच रहे हो, आप बिल में हमेशा क्या जोड़ोगे? CGST प्लस HGST जोड़ोगे। याद, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। वो बंदा कहीं और से आके आपके यहाँ से आपकी दुकान पे आके माल लेके जा रहा है, तो आपकी जो सेल हुई है वो तो दुकान पे हुई ना, काउंटर सप्लाई की आपने, तो उस केस में आप तो CGST HGST बिल बनाओगे। वो कहाँ का है उससे कोई मायने नहीं रखता है, याद रखिए। राइट, सो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा अलग है यहाँ पर। अगला, माना कि आप उदयपुर के हो जो कि राजस्थान में आता है, आपने जयपुर की एक पार्टी को माल बेचना है जो कि राजस्थान में आती है पार्टी, और उसने आपसे बोला कि आपको माल जो है, उसके कहने पे वो माल आपको आगरा भेजना है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में। अब देखिए कॉन्सेप्ट में बदलता जा रहा हूं। आप राजस्थान के हो, जिसको आप बेच रहे हो वो भी राजस्थान की पार्टी है, लेकिन उसके कहने पे आपने गुड्स का मूवमेंट किधर किया? यूपी में किया, तो एक तरह से यूपी माल जा रहा है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट। बिल तो आप जयपुर की पार्टी को बनाओगे और शिपिंग आप उत्तर प्रदेश में करने वाले हो, आगरा में, तो ऐसे केस में भी आप CGST HGST ही एप्लीकेबल होगा। उसका कारण मैं बताता हूं कि ये बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट है कि बिलिंग तो आप राजस्थान की पार्टी को कर रहे हो तो CGST HGST लगाओगे, शिपिंग भले ही आप दूसरे स्टेट में कर रहे हो। इसीलिए इसके आगे मैं लिख देता हूं ऐसा ऐसा क्यों, प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्टेंट क्यों नहीं हुआ? उसमें इंपोर्टेंट ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई ही माना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे केस में बिल टू शिप टू कंसेप्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग एड्रेस को माना जाता है। किसको?
बिलिंग एड्रेस को, तो जो बिलिंग एड्रेस होगा उसके अनुसार आप बिल बनाओगे, याद रखिएगा। इसे कहते हैं बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट। तो आपको ये मान के ही बिल बनाना है कि मैंने जयपुर में बेचा था, तो मैंने जयपुर में बेचा तो क्या जोड़ोगे, CGST HGST जोड़ने वाले हो आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप उदयपुर की पार्टी हैं जो कि राजस्थान में है, और सामने वाला रेसिपिएंट मुंबई से है जो कि महाराष्ट्र में है, और उसके कहने पर आपने गुड्स जो है वो बांसवाड़ा भिजवाया, जो कि बांसवाड़ा भी किधर है, राजस्थान में। आप सोचिए, आप उदयपुर के हैं, रेसिपिएंट कहाँ का है, मुंबई का है, और उसके कहने पर आपने गुड्स का डिलीवरी जो किया वो बांसवाड़ा में किया। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लोकेशन राजस्थान है, सामने वाले की लोकेशन महाराष्ट्र है, लेकिन आपका जो मूवमेंट हुआ है गुड्स का वो सिर्फ कहाँ हुआ है, राजस्थान में ही हुआ है। तो ऐसे केस में भी ये भी बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट ही है। तो जो बिलिंग एड्रेस होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। इस वजह से बिलिंग एड्रेस मुंबई का होगा तो आप क्या जोड़ोगे बिल में, IGST बिल में जोड़ोगे। और अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट, एंड इन दिस कॉन्सेप्ट सप्लायर जो बिल बनाएगा he has to know the concept of bill to ship to concept की जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो नियम है वो ये है कि जो बिलिंग एड्रेस होगा उसको क्या माना जाएगा, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो बिलिंग एड्रेस अगर मुंबई है तो ये माना जाएगा आपने मुंबई माल बेचा, तो मुंबई बेचा तो क्या जोड़ोगे, IGST जोड़ोगे, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा, उसके कहने पर आपने माल कहीं पे भी भिजवाया, मैटर नहीं करता है वो कहाँ का है, बिल तो आप उसको बना रहे हो, तो बिलिंग एड्रेस वो जो डालोगे उसके अनुसार आप बिल में टैक्स जोड़ोगे बेसिकली। तो बिलिंग एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। आई विल सेंड यू दिस नोट्स फाइल, ठीक है, लिखिए मत, आगे बढ़ते। अगला है कि अगर आप उदयपुर के हैं जो कि राजस्थान में आता है, आपने मुंबई की पार्टी को माल भेजा जो कि महाराष्ट्र में आती है, और उसके कहने पर आपने माल उसके कहने पर आपने जो माल है वो फरीदाबाद भिजवाया। फरीदाबाद जो आता है हरियाणा में आता है। अब आप सोचिए यहां पर क्या हो रहा है, हम उदयपुर से हैं, जिस पार्टी को हमें बिल बनाना है वो महाराष्ट्र की है, और हमें उसने बोला है कि माल आपको हरियाणा में भिजवाना है। इसमें भी आप ये देखिए, ये भी एक बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट है। इसमें सामने देखिए, जिसे जहां भेज रहे हो वो भी दूसरा स्टेट है, और जो जिसको बिल बना रहे हो वो भी अदर स्टेट है, तो इसमें क्या लगना है, IGST लगना है, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। और ये भी कॉन्सेप्ट एक तरह से क्या है, बिल टू शिप टू कॉन्सेप्ट ही है। हालांकि हर हाल में इसमें तो IGST लगता, क्योंकि पार्टी भी बाहर की और माल भी बाहर ही भेज रही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सोचिए आप उदयपुर के हैं जो कि राजस्थान में आता है, आप अपनी ही एक ब्रांच जो जयपुर में है, जयपुर भी राजस्थान में, याद रखिएगा, कोई राजस्थान जैसे उदयपुर का कोई पार्टी अपनी ही राजस्थान में दूसरी ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, याद रखिएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों, और GST भी नहीं लगेगा, क्योंकि राज्य के भीतर की ब्रांच को जब आप ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाता, और सप्लाई नहीं माना जाएगा तो आप बिल नहीं बनाओगे और टैक्स नहीं जोड़ोगे, आपको कोई आपकी GST एप्लीकेबल नहीं होना। आप सिर्फ चलान बनाओगे, डिलीवरी चलान बनाओगे और माल उसको भेज दोगे, तो चलान के बेस पे आप माल भेज दोगे, ये सेल नहीं मानी जाएगी, याद रखिएगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा और इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर। क्या कहते हैं, अगर कोई भी व्यापारी अपने ही राज्य की किसी ब्रांच को क्या करता है, गुड्स ट्रांसफर करता है, तो याद रखिएगा उस केस में उसको बिल नहीं बनाना है, चलान बनाना है। अगर ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी है तो ई वे बिल बनाए और गुड्स को भेज दें, कोई बिल नहीं बनना है।
उसको कोई टैक्स नहीं लेना है और सामने वाले को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इस ट्रांसफर को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, लेकिन सोचिए कि आप उदयपुर राजस्थान की एक पार्टी हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, आपने अपनी लुधियाना की किसी ब्रांच को माल भेजा है। लुधियाना किधर आता है? पंजाब में आता है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, लुधियाना में आपने, ये आपकी ब्रांच है, उसको माल भेजा है, याद रखिएगा। और ऐसे केस में भेजा है उसको, है ना, तो गुड्स का मूवमेंट हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी लुधियाना ही होगी, क्योंकि आपने वहां पर गुड्स भेजा है, याद रखिएगा। अब भले ही ये आपकी ब्रांच है, मतलब अगर मैं राजस्थान में एक रजिस्टर्ड व्यापारी हूं और मेरी ब्रांच राजस्थान को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में है, भले ही वो मेरी ब्रांच, भले ही मैं उसको ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन ये सेल मानी जाएगी, ये सप्लाई मानी जाएगी। आपको बिल बनाना पड़ेगा, आपको टैक्स जोड़ना पड़ेगा, सामने वाले को उसकी इनपुट मिलेगी, मतलब आप ही को इनपुट मिलेगी उस, क्योंकि जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन रखे गए हैं, तो हर राज्य में, जहां जितने राज्यों में आप व्यापार करोगे, अलग अलग जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे, और जब उन जीएसटी नंबर के बीच में आपका कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। वो भले ही आपकी ब्रांच है, आप उसको कोई माल भेज रहे हो, आपको बिल बनाना है, वो सेल मानना है आपको, क्योंकि उसका जीएसटी नंबर अलग है, आपका जीएसटी नंबर अलग है। तो जब एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग राज्यों में ब्रांच होती है और उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम डीडीपी कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डीडीपी कहते हैं, डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, क्या कहते हैं। और ऐसे केस में सप्लाई माना जाएगा और टैक्स बकायदा आपको लेना है और उनको इनपुट देना है, ठीक है, इनपुट मिलना है। तो आईजीएसटी जोड़ोगे आप, बिल बनाओगे बकायदा, और ऐसे ब्रांच ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर करोगे तो बकायदा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, और इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर करोगे तो कोई बिल नहीं बनना है, कोई टैक्स नहीं लगना है। समझ गए? जीएसटी के सिनारियों में ये बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आ रहा हूं मैं धीरे धीरे, सारे ट्रांसफर आपको बता रहा हूं। ये क्लास आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाली है, अगर आप अकाउंटेंट या आगे जाके अकाउंटेंट बनते हैं या आगे जाके कॉमर्स फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, तो ये क्लास आपको हमेशा, अगर आपने इसको पूरा देखा, समझा, लिख लिया, वीडियो को रोक रोक के देखते देखते लिख लिया, तो ये आप कभी भी बिल बनाने में टेक्निकली मिस्टेक नहीं करना। अन्यथा क्या होता है, कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है, हम गलत बिलिंग कर लेते हैं, गलत हेड में टैक्स चला जाता है, बाद में उस टैक्स का रिफंड क्लेम करो, जो टैक्स बाकी था उसको जमा कराओ, उसको जमा कराने में डिले हो गया तो ब्याज दो, है ना, लेट फीस दो। ये सारी चीजों से व्यापारी बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आप कंप्लायंस में एकदम अपने आप को पक्का नहीं करोगे, तब तक आप गलतियां करते रहोगे बेसिकली। तो चलिए यहां पर अब मैं आपको और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पर बताने वाला हूं। अगर मैं उदयपुर का हूं, है ना, यानी राजस्थान का, और अगर मैं चंडीगढ़ माल भेज रहा हूं, चंडीगढ़ नाम सुना है? चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, उसको यूटी कहते हैं, है ना, और चंडीगढ़ में ही मैं माल भेज रहा हूं, मतलब वो पार्टी भी चंडीगढ़ की और माल भी मैं चंडीगढ़ भेज रहा हूं। तो आप एक राज्य से दूसरी यूटी में माल भेज रहे हो, यूनियन टेरिटरी में माल भेज रहे हो, आईजीएसटी लगेगा। ये इंटर स्टेट ट्रांसफर, इंटर स्टेट सेल ही कहलाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और याद रखिएगा, ये इसे कहते हैं सप्लाई अंडर यूटी, या सप्लाई इन यूटी, या सप्लाई टू यूटी, टू अदर यूटी, अदर लिखना जरूरी है, यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, आईजीएसटी लगेगा। जैसे आप दूसरे राज्य में बेचते हो वैसा ही ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा, यही माना जाएगा आपने अदर स्टेट में सेल किया और आपको आईजीएसटी लेवी करना। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर बदलता है। जब सोचिए आप खुद चंडीगढ़ के हो, यानी एक यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो। एक सप्लायर कहां का है? यूनियन टेरिटरी का। चंडीगढ़ क्या है? यूटी है। और आपने चंडीगढ़ में ही माल बेचा है, यानी आपने अपनी ही यूटी की किसी दूसरी पार्टी को क्या किया है?
माल बेचा है और आपका माल गया भी यूटी के अंदर ही है, मतलब पार्टी भी वहीं की और आपने ट्रांसफर भी वहीं किया है, मतलब आप एक यूनियन टेरिटरी के सप्लायर और आपका आपने अपनी सप्लाई अपनी यूनियन टेरिटरी में की है किसी अन्य व्यक्ति को, वो भी वहीं का है, भेजा भी वहीं है, बेचा भी वहीं है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी का कॉम्बो बनेगा, क्योंकि यूटी के अंदर सप्लाई कर रही है, एक यूटी के अंदर एक सप्लायर सप्लाई कर रहा है, तो यूटी जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो यूटी है। जैसे राजस्थान की पार्टी राजस्थान में ही बेचेगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्बो बनेगा, लेकिन चंडीगढ़ की पार्टी चंडीगढ़ में ही बेचेगी तो सीजीएसटी यूटी जीएसटी, बिकॉज वो स्टेट नहीं है, यूटी है, तो यूटी जीएसटी लगने वाला है। ऑलराइट, एक एग्जांपल और बताता हूं इसका मैं। जैसे जैसे अंडमान का नाम सुना होगा आपने, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भी एक यूटी है, और सोचिए अंडमान में ही उसने सप्लायर ने अपना सेल किया, वहां के पर्सन ने वहीं सेल किया है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, खाली यूटी का नाम बदल गया, तो क्या कॉम्बो बनेगा, सी जीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। ऑलराइट, अपने ही यूटी के अंदर माल बेचना सीजीएसटी यूटी जीएसटी कहलाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल रहा हूं, अब आप सोचिए कि आप अंडमान के हो, एक बिजनेसमैन जो कि एक यूटी है, और आपने चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन को या एक पार्टी को माल भिजवाया जो कि दूसरी यूटी है, फ्रॉम यूटी टू अदर यूटी, ठीक है, एक यूटी से दूसरी यूटी में आपने माल भेजना है, और उसने माल भी अपने यहीं मंगवाया आपसे, तो भैया यहाँ पर सीजीएसटी यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचते हो ना, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, आईजीएसटी लगेगा, याद रखिएगा। कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि यूटी बदल गई, क्योंकि यूटी बदल गई, याद रखिएगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी चेंज हो गई, तो फिर वो एक तरह से इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। अगला, अब सोचिए आप जयपुर की पार्टी हैं जो कि राजस्थान में आता है, और आपने मान लो श्रीलंका में माल भेजा है, श्रीलंका किधर आता है, अदर कंट्री है, दूसरा देश है, यहाँ लिख देता हूं अदर कंट्री, आपकी पार्टी दूसरी देश की है, अदर कंट्री की है। ऑलराइट, अगर आपने जयपुर से श्रीलंका में माल भेजा है और श्रीलंका की पार्टी को बेचा है, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, अगर लगता भी है तो रिफंड हो जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर दिया है टैक्स तो रिफंड हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट को सरकार ने, आपको मैं बता दूं, जीरो रेटेड सप्लाई डिक्लेयर कर रखा है। क्या, एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, जीरो रेटेड सप्लाई, याद रखिएगा। अच्छा सर, मतलब हम किसी भी दूसरे देश को बेचेंगे हम कुछ भी, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, और अगर दे दिया ना तो आपको वापस रिफंड मिलेगा, आप रिफंड क्लेम करोगे, आपको रिफंड मिल जाएगा, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई डिक्लेयर कर रखा है गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें भी बहुत थोड़ा सा डीप लेवल पर चीजें पढ़नी पड़ती है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट भी विथ पेमेंट होता है, विदाउट पेमेंट होता है। अगर विथ पेमेंट करोगे तो उसमें भी दो तरीके का होता है, विथ एलयूटी और विथ बॉन्ड होता है ना। तो एलयूटी अलग चीज होती है, परमिशन होती है एक तरह की, बॉन्ड एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा के बॉन्ड लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो अगर आपने पेमेंट किया तो आपको रिफंड मिल जाता है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो नहीं किया, दैट्स इट। नहीं किया तो वो पेमेंट नहीं करके एक्सपोर्ट तभी कर सकते हो जब आपने या तो परमिशन ले रखी है या बॉन्ड के अगेंस्ट में सिक्योरिटी जमा करा रखी है। सो ये थोड़ा डिटेल टॉपिक हो जाता है, अपन उस पर नहीं जाएंगे, बस अभी ये ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, कोई टैक्स नहीं लगने वाला। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
अब सोचिए कि आप दुबई के सप्लायर हो, है ना। दुबई किधर आता है? यूएई में आता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और आ सप्लायर दुबई में बैठा हुआ है और रेसिपिएंट उदयपुर का है, मतलब मंगवाने वाला बंदा कहाँ का है? उदयपुर राजस्थान का है, इंडिया में, है ना। और माल किधर आ रहा है? उदयपुर में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसे कहते हैं इंपोर्ट। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। इसमें आईजीएसटी लगता है, याद रखिएगा, कस्टम डिपार्टमेंट आईजीएसटी ले लेगा। जब आप इंपोर्ट करोगे, माल छुड़वाने किधर जाओगे? कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाओगे, वो आपसे उस माल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, सॉरी कस्टम ड्यूटी भी लेगा और आईजीएसटी भी लेगा, ठीक है। आईजीएसटी देना पड़ता है और ये इंपोर्ट है। और आपको अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है इस पे। क्या होता है? रिवर्स चार्ज लगता है। मतलब ये जो आईजीएसटी है, ये वो बेचने वाला नहीं देगा, हमें देना पड़ेगा, खरीदने वाले को देना पड़ेगा। जो इंडिया में मंगा रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। जिस बंदे ने वहां बैठकर दुबई में बेच के हमें भेजा, उसको कोई टैक्स नहीं देना, भारत आपको देना पड़ेगा। यानी एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, इंपोर्ट पे आपको सामने से चल के टैक्स देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर, याद रखिए। समझ में आ रहे? सो ये 13 तरीके के कितने 14 तरीके के जो ट्रांजेक्शन है वो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। और इन ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया कब कौन सी परिस्थिति में कौन सा टैक्स लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।